जब से मोदी सरकार आई है इस देश में विपक्ष हो या बड़ा तबका पत्रकारों का हो, वो रोज लोकतंत्र पर हमला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, पत्रकारिता पर संकट, तमाम ऐसे उदाहरण मिलते थे देखने को जब इस तरह के मामले रोज सामने आते थे। लेकिन बिहार में एक पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, तब से ना विपक्षी दल बोल रहे हैं और ना पत्रकार के वो तमाम झंडेबरदार हैं जो इस तरह की बातों पर रोज रिपोर्ट दर्ज कराते थे, रोज अपना शो करते थे। कहीं कोई शब्द सुनने को नहीं मिलेगा कि वहां पत्रकारिता का दमन किया जा रहा है। एक पत्रकार को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने तमिलनाडु में होने वाले श्रमिकों पर अत्याचार के मामले को उठाया था। उस पर कई तरह के आरोप लगाए कि वो फर्जी वीडियो था। उसने कहा कि फर्जी वीडियो नहीं था, मैंने सिर्फ ट्वीट किया था। अब उस पर उस घटना के बाद कई केस दर्ज हो चुके हैं। केस के साथ साथ अब जो नया मामला सामने आया है वो आया है कि अब उस पर यूएपीए यानी हत्या, मर्डर का भी केस दर्ज करने की तैयारी हो रही है। और इसको लेकर बिहार सरकार के सीएम को एक राजनीतिक विश्लेषक कहने वाले शंभू व्यक्ति ने केस दर्ज कराने की कोशिश की है। सीएम को लेटर लिखा है, मतलब एप्लीकेशन दी है और ईओडब्ल्यू को भी दे दिया है। यानी अब मनीष को बड़े मामले पर लपेटने की तैयारी हो रही है। आखिर हो क्या रहा है और इसका असर क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब, आपने तमाम चीजें देखी कि मनीष के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सारी, लेकिन अब जो मामला खुलकर आ रहा है, जो मामला समझ में आ रहा है, तो वो तो ये है कि अब तो इसको बड़ा लंबे तरह से लपेटा जा रहा है। अब इसके खिलाफ एक कथित वीडियो को लेकर हत्या का मामला दर्ज कराया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर इस तरह से ये पत्रकारिता पर हमला है, ये पत्रकार जगत पे हमला है, ये निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता जो कोई कर रहा है उस पर खतरा है। और आप डॉक्टर साहब दिल्ली में रहते हैं, तमाम तरह की चीजें देखते हैं। दिल्ली में बड़े पत्रकार रहते हैं, बड़े एक्टिविस्ट रहते हैं, विपक्ष रहता है। रोज मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने आज इस रिपोर्ट में लिया कि जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई, विपक्ष पत्रकार लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंता करते हैं, लोकतंत्र के गला घोटने की दुहाई रोज देते हैं कि घुट रहा है, मर रहा है लोकतंत्र। लेकिन इस लड़के के लिए ना तो विपक्ष को आवाज आई है और ना पत्रकारिता को कहीं सुनते देखा। यही दुखद बात है। जब हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि पत्रकारों के हित की बात करना, पत्रकारों के समर्थन में बात करना, पत्रकारों के ऊपर जब भी कोई विपदा, आपदा किसी दल द्वारा आए, विपक्ष द्वारा आए, आज विपक्ष है, कल सत्ता में होता है, कल सत्ता में होता है, आज यही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है, यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है। तो इस सब के होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारत के संविधान के लिए खतरा है। और जिस तरह से ये बात आती है, वो सबसे बड़ा विषय इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह से जो देश में चल रहा है वो देश के लिए बहुत गलत है। और सभी को, मैं समझता हूं, इस देश के सब लोगों को एक ऐसा भाव बनाना चाहिए जो किसी पत्रकार, बात छोटे बड़े पत्रकार की नहीं, बात अर्नब गोस्वामी के साथ भी हुई थी। मुंबई में घर घुसकर जिस तरह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया, क्या वो अपराधी है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या वो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, क्या वो हिस्ट्री सीटर है, क्या वो बैड कैरेक्टर है, क्या उसके पास ऐसी सब चीजें हैं जो पूरी तरह से गलत दिखाई जा रही हैं? ऐसा नहीं था। लेकिन किस लिए कि वहां पर शिवसेना की सरकार थी, सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना। तो सरकार के खिलाफ पत्रकार नहीं बोलेगा तो क्या विपक्ष के खिलाफ बोलेगा? सरकार के खिलाफ ही बोला जाता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पार्टी किसको बनाते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उन्हीं को तो पार्टी बनाते हैं। वही जिम्मेदार होते हैं जो सरकार में है, जो सत्ता में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है जिस आधार पर ये हो। इस आधार पर बड़ी साफ सी बात है, मनीष कश्यप के साथ अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी चुप है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी चुप है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चुप है। ऐसे मामलों में जबकि संज्ञान में आते ही, चाहे माननीय उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, इनको स्वसंज्ञान, सो मोटो नोटिस लेने का अधिकार होता है। स्वतः संज्ञान ले और संज्ञान लेने के आधार पर, संज्ञान लेने के आधार पर ही ये सारा काम करके उस पर हो एक्शन लें। क्योंकि
जरूर, ऐसे तो क्या है, नए नए लोग निकलेंगे, नई नई कंप्लेंट आएंगी, नई नई कंप्लेंट फाइल होगी अपने को चर्चा में आने के लिए। इस देश में तो ये भी एक प्रथा है। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पटना जा रहा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो क्या मतलब? ये अपने को चर्चा में आने के लिए। अब जब मनीष कश्यप के साथ ये बात हो गई, तब बहुत सी बातें निकलती हैं, बहुत सी चीजें निकलती हैं। इस तरह से ये बदले की भावना का प्रारूप है जो ये नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का भाव नहीं बदले को, मुझे नहीं लगता सरकारों के बिना इशारों के इस तरह से काम होगा। देखिए, एक दिन में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हो जाना, कंप्लेंट स्वीकार कर, मैं आपको बोरों के बंडल दिखा सकता हूं बिहार के, चीफ सेक्रेटरी क्या पड़े हुए बंडल दिखा सकता हूं, चीफ मिनिस्टर क्या पड़े हुए बंडल दिखा सकता हूं। अधिकारियों को बोरों से शिकायतें भरी पड़ी हैं, बोरों से। बिहार में तो ये बहुत ज्यादा है, इतनी शिकायतें लोग लिखते हैं, हर जिले से जाती शिकायतें, लेकिन उनकी सुनवाई कितनी होती है, उन पर एक्शन कितना लेता है, वो रजिस्टर्ड कितनी होती हैं, उन पर कार्रवाई कितनी होती है, उसमें फरियादी की कितनी सुनी जाती है, नहीं सबको पता है, सबको पता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास कितनी कंप्लेंट आती हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के पास बोरों से कंप्लेंट आती है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 150 करोड़ की आबादी इस देश में रहती है और सब धर्म, सब जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के लोग रहते हैं। विभिन्नता में अनेकता में एकता का नारा हमारा है। बोरों में तो मुझे लगता है आपके यहाँ भी कंप्लेंट बहुत पड़ी है। हाँ, पिटीशन आप समझ सकते हैं कि एक वकील के पास ही इतनी पिटीशन है, इतनी कंप्लेंट। कमरे कम, ये तो कम है। स्टोर रूम बने हुए हैं, स्टोर रूम बने हुए हैं, वहां इतने कमरे में हमें फाइलें लगानी पड़ती हैं, बाकायदा लाइट जलानी, उसको रखनी पड़ती हैं। तो इस तरह से ऐसा हमारे यहां भी है, सब जगह है। सब अधिकारी, जो भी व्यक्ति जनता की आवाज कर रहा है, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से इस सब कुछ, अब जब हत्या का मामला, यूएपीए लगाने की तैयारी है, यूएपीए ये तो आतंकवादियों के साथ लगती है। आतंकवादी होता, हत्या और आतंकवादी का, आतंकवादियों के साथ लगती है। ऐसा नहीं, क्या यूएपीए समझ रहे हैं ना आप, जो अमृतपाल के खिलाफ लगाई जा रही है वो धारा, अब एक पत्रकार के खिलाफ, एक पत्रकार के खिलाफ। मनीष इस देश की सबसे कठोर धारा है। भारत माता की जय करने वाला है, वंदे मातरम के साथ जीने वाला है। अगर उसका अपराध यह है कि वो भारत माता की जय करता है, अगर उसका अपराध यह है कि वो वंदे मातरम कहता है, अगर उसका अपराध है वो बिहार में रहता है, अगर उसका अपराध है कि वो बिहार की आवाज को उठाता है, अगर वो ये कहता है कि बिहार के लोगों के साथ, क्या ये सत्य नहीं है आसाम में हिंदी भाषी लोगों के साथ, जो हिंदी की बात करते थे, हिंदी भाषा की बात करते थे, उनकी हत्याएं हुई, 10-10 लोगों की हत्याएं हुई। इस बात का सबूत है, इस बात का। साउथ अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में उत्तर भारत के लोगों के साथ सीधे कह दिया जाता है उत्तर भारत के लोग यहां नहीं घुसेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। सरकार का मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री बोल देता है इस बात को, तो क्या होता है? सीधे मारपीट होती है, उनके साथ अन्याय होता है, अनजस्टिस होता है, लगातार हो रहा है। क्या यह सत्य नहीं है? जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों, पंडितों के साथ कितना अन्याय होता है, टारगेट करके मारे जाते हैं, उनके साथ इतना अन्याय होता है, टारगेट करके कि ब्राह्मण जम्मू कश्मीर राम मन, आपने देखा अभी भी फोन आया, हर कितने लोग हर दिन होता है। क्या ये सत्य नहीं है? कश्मीर फाइल्स पूर्ण रूप से सत्यता पर आधारित फिल्म थी, जिसके आधार पर कश्मीर की अनुपम खेर खुद भुक्तभोगी उन्होंने देखा था, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको वर्णित किया। तो ब्राह्मणों का होता है, टारगेट किए जाते हैं, हत्याएं, लेकिन तब आवाज नहीं निकलेगी, तब कहना वहां भी पत्रकारों की हत्या होती है। अगर कोई पत्रकार ब्राह्मण की हत्या की बात उठाता है, उसके अगले दिन हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार की हत्या कर दी जाती है। ये सब कुछ हमारे हो। क्या ये सत्य नहीं? क्या बिहार के किसी मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद, विधानसभा नेता, प्रतिपक्ष ने ये आवाज उठाई कि छठ का पर्व जैसे मनाया जाता है पूरे देश में, क्या रावी, ताप्ती, झेलम, डल झील, इनमें कभी छठ पर्व मनाया जाए? क्यों नहीं मनाया? कोई नेता वहां छठ पर्व मनाने गया? जब हमारा एक ध्वज है, एक राष्ट्र है, एक देश है, एक संविधान है, तो वहां छठ पर्व कोई मनाने गया? कश्मीर में क्यों नहीं मनता? श्रीनगर में डल झील में मनाया जाएगा छठ पर्व। वहां कोई खड़े होके, भगवान सूर्य तो वहां भी हैं, सूर्य भगवान वहां के लिए भी क्या अर्घ देगा कोई? वहां किसी ने अर्घ देने का ऐसा काम किया है?
क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहां इस बात का डर है कि वहां पूर्वांचल का व्यक्ति, छठ पर पूर्वांचल से जुड़ा हुआ त्योहार है, सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ त्योहार है। सूर्य भगवान पूर्व से निकलते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं। हमारे देश की जैसी की भौगोलिक संरचना है उसके आधार पर हो रहा। कोई सांसद नहीं कहता है बात। वहां तिरंगा झंडा, अब वो तो 370-35 से हटी तो हमारा वहां राष्ट्रीय ध्वज लहराना शुरू हुआ, लेकिन लाल चौक पर कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा पाया। तो ये भ्रांतियां नहीं है क्या? ये ऐसा नहीं है क्या साउथ में हमारे हिंदी भाषी लोगों के साथ अन्याय नहीं होता है? अगर इसी बात को, अगर इसी खबर को किसी तरह से भी उसने दिखा दिया, उसने बता दिया, उसने चला दिया, उसने इसको वर्णित कर दिया, लोगों को पत्रकार का काम क्या है? यही तो काम होता है ना, खबरों को दिखाना, सच्चाई को दिखाना, सच के साथ, सच की आंच, सच की खबर। सभी अखबार वाले, सभी चैनल देख सकते हैं एप्लीकेशन कितनी रखी है आप। देखिए एक वकील के घर में, एक चैम्बर में ये कितनी एप्लीकेशन है। ये वो सब दुखिया लोगों की है जो सरकार से निराश हैं। बिल्कुल, ऑफिस में तो ये है सब बहुत भंडार है, पूरा इधर उधर सब। हमने तो इसके लिए सब स्टोर रूम बनाया, हमने तो इसके लिए बड़ा विस्तृत स्टोर रूम बनाया है, पूरी फ्लोरों पे अलग अलग सब तो रखते हैं, अलमारियों में बाकायदा रखना पड़ता है सबका केस जितने लड़े हैं। लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पत्रकार के खिलाफ एक आदमी सीधे मुख्यमंत्री के पास गया, चीफ सेक्रेटरी के पास गया, ईओडब्ल्यू के पास तुरंत चला गया, स्वीकार कर ली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश इस लड़के, इस पत्रकार के खिलाफ लड़ी जा रही है। आप समझिए, यूएपीए लगना कि मांग करना उसका और उसके खिलाफ हत्या केस होना, तो ये अपने आप में आसान मामला है। सुशांत सिंह राजपूत का जब केस चल रहा था बिहार में, मैंने वो केस लड़ा, आप भी थे, देखा सबने। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जब बिहार पुलिस महाराष्ट्र पहुंची, मुंबई पहुंची, उसके साथ कितना गलत व्यवहार किया, एक आईपीएस के साथ कितना गलत व्यवहार। पूरे देश का सर शर्म से झुका, बिहार का नहीं पूरे देश का। हम लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि हमारे देश के एक प्रदेश में एक देश के डीजीपी और उसके पुलिसकर्मियों की सोचिए आप, कितना मतलब था, क्या मतलब था, क्या निष्पक्षता हुई, क्या निष्पक्ष जांच हो पाई सुशांत सिंह राजपूत के केस में? इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो कहा जाता वहां का। और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में क्या, यही तो नेपोटिज्म है कि वहां का व्यक्ति कैसे आके फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो जाए, मार दो, मरवा दो, कुछ भी करवा दो। ये वहां हो रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है। यही तो है ना। इसलिए जो अच्छे कलाकार हैं वो बेचारे नहीं शो कर पाते, नहीं शो कर पा रहे हैं, उसको नहीं चला पा रहे हैं, उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इससे हमारे देश की प्रतिभा का नुकसान, हमारे देश की प्रतिभा का जो नुकसान हो रहा है वो देश के लिए गलत है, भविष्य के लिए गलत है, युवा पीढ़ी के लिए गलत है। और इसी तरह मनीष कश्यप के माध्यम से जो और पत्रकार बने, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जा रहे हैं, जो जर्नलिज्म के कोर्स कर रहे हैं, जो पत्रकारिता के कितने कोर्स कर रहे हैं, लड़के लड़कियां उसमें जाना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं। क्या अंजना ओम कश्यप बिहार से नहीं है? वो बिहार से नहीं है, वो पटना से नहीं है। क्या देश की आवाज नहीं उठाती हैं? क्या बुलंदी के साथ नहीं रखती हैं? क्या ग्राउंड जीरो पे नहीं जाती हैं? क्या मिसेस तिवारी नहीं जाती हैं? सब जाती हैं। ये सब कर रहे हैं तो उनको कैसे बढ़ने दिया जाएगा? उन पे यूएपी लगा दी जाएगा, उन पे मर्डर लगा दिया जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सरकार यहां पर जो पत्रकारों को दौरा चरित्र सामने आ गया, विपक्ष तो नंगा हो ही गया, विपक्ष का तो जवाब निकल ही नहीं रहा। लेकिन ये देखिए ना कि पत्रकार जो यूट्यूबर भी है, पत्रकार, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो नहीं चला रहा, वो नहीं बता रहा कि यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है, यही लोकतंत्र का हत्या है, या यही पत्रकारों के खिलाफ अत्याचार है। वो पत्रकार नहीं है, उनको आतंकवादी, आप इससे बड़ा दुखद ब्लैक डे, काला दिवस, शोक मनाने का दिवस क्या होगा इस देश की पत्रकारिता के लिए कि एक पत्रकार पर, बिहार के रहने वाले पत्रकार पर जो यूएपीए लगाया जाए, मर्डर लगाया जाए। उसने क्या अपराध किया है? उसने क्या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उसकी जांच कर रही है, उसके खाते सील कर लिए गए, उसकी जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई चल रही है, पीसी रिमांड लिया जा रहा है। एक सरेंडर होने वाले व्यक्ति पर पीसी रिमांड लिया जा रहा है, उससे चलो पूछताछ करो, इन्वेस्टिगेशन में भाग ले। 4 दिन फिर से रिमांड लिया। हाँ, 4 दिन फिर से केवल उसका अपराध हो गया, चुनाव उसने लड़ लिया था, उसका चुनाव लड़ना गुनाह हो गया क्या? राजनीति में आना गुनाह हो गया? समाज सेवा करना गुनाह हो गया? आजादी के समय से लगातार पत्रकारों ने देश को दिशा देने का काम किया है। ये हिंदुस्तान अखबार, ये सब क्या है? उसी समय के तो थे, आजादी के समय के थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
चितरंजन जी, ये सब लोग ये पत्रकार उस समय छुप छुप को पत्रकारिता की। काल तो आज फिर वही अवसर आने लगा। आजादी के 75 साल बाद हम जब स्वर्ण जयंती अवसर मना रहे हैं, 75 साल में स्वर्णिम अवसर मना रहे हैं, माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबको भरोसा लेकर कार्य कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखो हम ना इधर के हैं ना उधर के। सबसे बड़ी बात, हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। देश के सबसे, विश्व के सबसे बड़े अवसर G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और एक तरफ G20 की अध्यक्षता कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे पत्रकारों पर UAPA मर्डर की तरह लगाए जा रहे हैं। तो उसे इसका मतलब शर्म आ रही है हमको। इसका मतलब आपने क्या प्लान बनाया है कि इसको निकलने ही नहीं देना है। इससे ये मैसेज देना है कि ये अब कभी मनीष कश्यप जैसा कोई पत्रकार इस देश में पैदा ही ना हो। जो सरकार जिसको मुख्यमंत्री चाहे राज्य का, वही पत्रकार रहे, वही पत्रकारिता करे, उसी का चैनल चले, उसी का अखबार चले, उसकी मैगजीन चले, उसी का सब कुछ छपे। जो मुख्यमंत्री का संरक्षित सोच, उन्हीं की खबर छापे। कोई सवाल ना पूछ ले कि आपके बिहार सरकार में क्या योजनाएं हैं पूर्वांचल के लोगों। पहली बात समस्या यही है, बिहार में माइग्रेंट क्यों होता है, क्यों जाता है बिहार का लोग? मजदूरी क्यों बजा रहे हैं? कितने क्यों नहीं आते? तमिलनाडु कितने क्यों आते? केरल कितने क्यों नहीं आते हैं? जम्मू कितने क्यों नहीं आते? हिमाचल के लोग क्यों नहीं इतने नौकरी? ये बड़ा सवाल, इसका जवाब 10 लाख नौकरी की बात की थी। खामोश है साहब, शहजादे खामोश हैं और छाती पीट पीट के कहते हम 10 लाख रोजगार देंगे। आप 10 लाख रोजगार नहीं दे पा रहे। यही विषय है कि लोग क्यों पुनर्वासी वहां क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों हट रहे हैं वहां से। न कोई अपना घर, अपने माता पिता, अपने बूढ़े माता पिता को, अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने बीबी को, अपने बच्चों को, अपने खेत को, अपने गांव को, अपने खलियान को, अपने बाग को, अपने जमीन को, अपनी क्यारियों को, अपने पौधों को, अपने गमलों को कोई आसानी नहीं छोड़ना चाहता। अपनी जमीन को कौन छोड़ना चाहेगा? आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके लिए उसे बहुत बड़ा जिगर करना पड़ता है। जब वो एक बैग उठाता है और ट्रेन के डिब्बे में भूस की तरह भर जाता है, वहां कोई पीटता है, कोई मारता है। कहां से आए हो तुम मजदूर, कहां से? ट्रेन में पीटा जाता है, ट्रेन में पीटा जाता है, उतरता है तो स्टेशन पे पीटा जाता है। नौकरी करता है तो मालिक पीटता है, नौकरी करता वहां नौकरी करता मालिक पीटता है। तनख्वाह नहीं दी जाती है, मजदूरी नहीं दी जाती, उसकी मेहनत नहीं दी जाती है, उसे वहां भी झूठे केसों में लगाया जाता है। उसके साथ पूर्वांचल, बिहारी, पूर्विया, ये आरोप लगा लगा कर उसको बदनाम किया जाता है, उसके शोषण किया जाता है, उसके मन को मारा जाता है, तन को मारा जाता है, धन को छीना जाता है, उसकी महिलाओं के साथ अपमान होता है, उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है। आपने देखा जब कोरोना आया था, कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से पूर्वांचल के लोगों को यहां की सरकारों ने, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, सब लोगों ने उनको अनाथ बना के छोड़ दिया था। उनको यूज किया बिल्डिंग बनाने में, उनको यूज किया मकान भवन बनवाने में, उनको यूज किया फैक्ट्री चलवाने में। लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे मांगे, कोरोना काल आया, उन्होंने अपनी तनख्वाहें मांगी, मेहनत मांगी, खून पसीना की कमाई मांगी, तब उन्हें पैदल छोड़ दिया गया। उनके लिए 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए, उनको ट्रेन नहीं मिली, तो पैदल पैदल गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को साइकिल पे लाद के गए। ये तो भला हो एनजीओ का, जहां गवर्नमेंट फेल होती है, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राज्य सरकार फेल होती है, वहां पे एनजीओ सामने आए। एनजीओ उन्होंने भोजन दिया, पानी दिया, दवा दी, उनको सहारा दिया, देश खड़ा हो गया, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। तो उस समय आपने देखा वकील साहब, लेकिन अब सवाल यह है कि इस मनीष को कैसे आप इसको क्या सपोर्ट करेंगे? अगर UAPA लगता है तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे मामले में? मनीष को पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, मनीष को पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, और मैं कहता हूं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर माननीय मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे देश का अगर एक व्यक्ति भी न्याय के लिए अधूरा रह जाता है, नेचुरल जस्टिस उसे नहीं मिलता है, अगर न्याय की पराकाष्ठा वो पूरी नहीं कर पाता है, अगर उसके साथ अन्याय अनजस्टिस होता है, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस खत्म हो जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो ड्रामा किया जा रहा था वो खत्म तो हो ही गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी खत्म होगी, देश में लोग पत्रकार बनना बंद कर देंगे, मजदूरी कर लेंगे, छपना बंद हो जाएंगे, यूट्यूब और न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे, चलाना बंद हो जाएंगे। जो कोरोना काल के बाद सच्चाई को दिखाने का काम
सबने किया। आपको याद है जब कोरोना काल चल रहा था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की बहुत शिकायतें आई कि जो पत्रकार सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ अब व्यवस्था को दिखा रहे थे, उन पत्रकारों पर वहां की सरकारों ने, वहां के जिला प्रशासन ने उन पर केस रजिस्टर्ड करवाए, FIR अभी तक चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। उसके लिए अच्छा ये बताइए, आप इस केस सुप्रीम कोर्ट में उठाई, हमने वो बात उस समय तत्कालीन ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाई, चीफ जस्टिस के सामने उठाई। उन्होंने ऑर्डर किया कि नहीं, सभी तमाम DGPs को ऑर्डर किया इस तरह के केस रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी सफर तो किया पत्रकारों ने। अलीगढ़ का लोधा हो, उज्जैन हो, इसका मध्य प्रदेश का उज्जैन में कितने लोगों के, कितने देश भर में पत्रकारों के खिलाफ झूठे केस रजिस्टर्ड किए गए, वो बात थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसमें पत्रकारों अब इस मामले को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय कहता है व्यक्ति को, आम व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। हमारे तत्कालीन देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आम व्यक्ति को, ये तो पत्रकार है, आम व्यक्ति को भी सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। तो सरकार के खिलाफ बोलेगा, मर्डर लगेगा, UAPA लगेगी, EOW लगेगी, खाते सील होंगे, परिवार त्रासदी झेलेगा, अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रहेगा, कई बार PC रिमांड लिए जाएंगे, दसियों केस रजिस्टर्ड होंगे, बिहार में रजिस्टर्ड होगा, तमिलनाडु में रजिस्टर्ड होंगे, केसों की लाइन लग जाएगी। वो व्यक्ति कभी जीवन में सोच नहीं सकता है कि हम पत्रकार बने, कोई आगे आने वाली पीढ़ी नहीं सोच सकती कि वो पत्रकार बने। हम आजादी के शहीदों को क्यों सम्मान देते हैं? क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह की जयंती मनाते हैं? अभी 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया। क्यों हम पूरे देश में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की बात करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए बलिदान दिया। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका मान रखना चाहते हैं, हम उनके लिए आदर व्यक्त करते हैं। तो क्या ऐसे झूठे केस लगाने से पत्रकारों के प्रति इस देश में आदर व्यक्त होगा? पत्रकारों में निडरता, निर्भीकता, निष्पक्षता आएगी? पत्रकारों में चाटुकारता नहीं आएगी इससे? अगर ये बने रहे तो पत्रकार चाटुकार होंगे, पत्रकार सत्यता बना दिए जाएंगे, वही पत्रकार चाटुकार बना दिए जाएंगे, पत्रकारों से सत्यता का हथियार छीन लिया जाएगा, पत्रकारों की निर्भीकता छीन ली जाएगी, पत्रकारों में निडरता, निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। जो सरकार कहेगी, जो मुख्यमंत्री कहेगा, जो मंत्री कहेगा, वही छपेगा, वही दिखाया जाएगा, उसी की खबर चलेगी। आम आदमी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लुटता रहेगा, पिटता रहेगा, रोता रहेगा, मरता रहेगा, अपनी डेड बॉडी को, लाशों को साइकिलों पे ले जाता रहेगा, कंधों पे ले जाता रहेगा। ना कोई अस्पतालों की दुर्व्यवस्था दिखाएगा, ना कोई कोर्ट कचहरी की दुर्व्यवस्था दिखाएगा, ना कोई थानों की दुर्व्यवस्था दिखाएगा, ना कोई स्कूलों की दुर्व्यवस्था दिखाएगा, ना कोई सड़क परिवहन, रेल मंत्रालय और विभिन्न जो योजनाएं आती हैं सरकार ऊपर से भेजती है, उनकी कोई दुर्व्यवस्था नहीं दिखाएगा। ये वही देश है जो राहुल गांधी को आज सदस्यता खत्म की गई। ये वही देश है, राहुल गांधी के पिता जो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं, मैं यहां से 1 रुपया भेजता हूं, और नीचे ग्राउंड जीरो पर केवल 25 पैसे रह 15 पैसे 15 पैसे रह जाते हैं। कहां जाते हैं 85 पैसे? राहुल गांधी के पिता ने कहा, राहुल गांधी के पिता ने कहा था। कहां रह जाते हैं वो 85%? कौन लोग हैं जो 85% खा जाते हैं? कौन से खाते हैं, कौन सी बैंकें हैं, कौन सी तिजोरियां हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से लॉकर हैं जहां वो 85% पैसे वहां पहुंच जाते हैं, वो रुपया पहुंच जाता है जो केंद्र भेजती है। आज भी मोदी जी इसी पर शिकंजा कस रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी हो। अब उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया है, खाते में पहुंचे, लोगों के खाते में पहुंचे। केजरीवाल की सरकार में यहां स्कूल की ड्रेस, यूनिफॉर्म, किताबों के लिए पैसे, बच्चों के लिए जो देना चाहते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, उसके बच्चे के खाते में भेजते हैं, उसके यहां भेजते हैं। बीच के बिचौलिए, बीच के दलाल, और यही चीजों को देश की मीडिया दिखाती है, देश के पत्रकार दिखाते हैं, देश के पत्रकार आगे ले जाते हैं, उसको सामने रखते हैं और उसको पहुंचाते हैं, जिससे आम जनता के साथ न्याय हो सके, आम जनता को जस्टिस मिल सके, आम जनता निरीह न रह सके। आजादी के 75 साल हमें हो गए हैं, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। UAPA अगर लगाने की तैयारी की जा रही तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर? जैसा जैसा होगा हम बिल्कुल मनीष के साथ हैं और मनीष कश्यप के साथ हैं, और उसके साथ जो भी बन सकेगा, जो भी होगा, लीगल पॉइंट, जो चीजें हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लीगल पॉइंट की हम ऑन एयर चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी भी बाध्यताएं होती हैं, हमें भी डिफेंस करना होता है, तो हम लेकिन सरकार को तानाशाही तो नहीं करने देंगे। लेकिन हम सरकार को किसी के साथ भी
किसी के साथ भी जब यूं तक तो अगर यूएपीए लग गया तो इस लड़के का तो भविष्य क्या, इसके परिवार की जिंदगी जो है खराब हो जाएगी। हमने वकालत करने की शपथ ली है। वकालत हमारा गोत्र है, वकालत हमारा धर्म है, वकालत हमारा ईमान है, वकालत हमारा सब कुछ है। और वकालत के द्वारा हम किसी को भी अनजस्टिस, जिसके साथ भी अनजस्टिस हो रहा होगा, अन्याय नहीं होने देंगे। हम न्याय की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे, क्योंकि हमें हमारे माता पिता ने सिखाया है। जब हम इस वकालत के पेशे में आए थे, उन्होंने कहा था सामने पहाड़ हो। हमें बचपन में कविता सुनाई थी, मेरी माँ ने दिखाई थी, सिलेबस में थी, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। चाहे सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सिंह मतलब मौत है, पहाड़ मतलब टक्कर है, तो तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें भयभीत नहीं होना है। तुम्हें हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इस देश के हर गरीब, दलित, पिछड़े को न्याय मिले, और यही माननीय मोदी जी चाहते हैं, यही माननीय योगी जी चाहते हैं, और यही सरकार में बैठा हुआ हर व्यक्ति चाहता है कि न्याय हो। लेकिन यहां इसके बावजूद भी कुछ जगह जो अन्याय होता है, उसके खिलाफ हम पूरी लड़ाई, जहां भाई जिस तरह से, जिस स्तर पर होगी, वो लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप जैसे लोगों की देश को जरूरत भी है कि जब अत्याचार सर से ऊपर निकल जाए, जब बचने का कोई रास्ता किसी के पास ना हो, तो कुछ ऐसी आवाज़ जरूर आनी चाहिए जिससे हौसला मिले। और मनीष को इसी तरह की आवाज़ों की ज़रूरत है। वो लड़का जिसने आवाज़ उठाई थी मजदूरों की, और उसको अब यूएपीए और मर्डर के केस में आप लपेटने की कोशिश कर रहे, तो ये ऐसा नहीं होगा। इस देश में आज़ादी के दौरान लोगों ने शहादत दी थी, और आज़ाद रखने में भी लोग शहादत देंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जरूर सुने इस खबर को और समझ ले कि तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार।